एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडविला पॉइंट पर। तो कैसे हैं आप सभी, बताइए। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? बच्चा पार्टी कैसे जोश है आप सभी का, बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कैसा जोश है। हाई है, लो है, मीडियम है, कैसा है? देखिए, पूरे जोश के साथ चैप्टर को शुरू करना है ताकि आप पूरे जोश के साथ चैप्टर को कंप्लीट कर पाए और बहुत ही अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर पाए। देखिए, एक बार कर लिया ना तो फिर बस लाइफ टाइम के लिए वो आ जाती है चीज, लेकिन अगर आप एक बार ही अच्छे से नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएसटी करेंगे, ज्योग्राफी का चैप्टर 6 करेंगे। ये वाला जो चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये जो है ना, ये एक पीक पॉइंट है चैप्टर का, जहां पर हम ये समझते हैं कि इंडस्ट्रीज कहाँ से आई थी हमारे इंडिया के अंदर, और इंडस्ट्रीज क्यों होनी जरूरी है, और इंडस्ट्रीज ऐसा क्या काम करती हैं जिससे कि हम हमारे लिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्प होती है और हमारा इकोनॉमिक सिस्टम चलता है। ठीक है, चैप्टर को शुरू करने से पहले आपके लिए दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि क्लास 10th की बहुत सारी वीडियोस इंक्लूडिंग सोशल साइंस, ज्योग्राफी एंड साइंस हमारे YouTube चैनल पे लाइव हो चुकी हैं। आप जाके उन्हें चेक कर सकते हैं इस वीडियो के एंड में, कम्युनिटी सेक्शन में, या एज इट इज इन प्लेलिस्ट में। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि इंग्लिश ग्रामर की सीरीज हमारे YouTube चैनल पे स्टार्ट हो चुकी है, तो आप उसे भी जाके चेक कर सकते हैं। वो आपकी सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसके अंदर हमने जो जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबा के अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, फीडबैक जरूर देके जाएं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दो टर्म आपको इसमें समझनी पड़ेगी। एक तो ये है प्रोडक्शन और दूसरा है कंजप्शन। ओके, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझने की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है? फैक्ट्रीज के अंदर। राइट, फैक्ट्रीज के अंदर आपका प्रोडक्शन होता है। कंजप्शन कौन करता है? वी, हम लोग। कौन कंजप्शन करता है? हम लोग करते हैं, आप लोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अ लार्ज क्वांटिटी आफ्टर द प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। क्या होती है मैन्युफैक्चरिंग? क्या होती है मैन्युफैक्चरिंग? किसी भी चीज को, कुछ भी एक रॉ मटेरियल समझते हैं से फाइनल प्रोडक्ट में बनाना। फाइनल प्रोडक्ट में बनाना वो होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग। किसी भी चीज को बनाना, जैसे कि पेपर बनाना। ठीक है, लेट्स से कि पेपर बनाना, तो अभी पेपर ऐसा तो मतलब है नहीं ना कि पेड़ काट दिया और पेपर बन गया। नो, पेपर ट्रीज जो है वो क्या है? रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल है, उसको इस्तेमाल करके आप क्या बनाते हैं? अपना पेपर बनाते हैं। और पेपर का कंजप्शन कौन करता है? वी, हम लोग करते हैं उसका कंजप्शन। ओके, कंज्यूम मतलब लेना होता है, प्रोड्यूस मतलब देना होता है, प्रोडक्शन करना होता है, बनाना होता है। जैसे कि अगर हम मैन्युफैक्चर की बात करें, जैसे कि आपका शुगर है, कहाँ से आता है? शुगर केन से आता है। जो आप चीनी है आपके घर में इस्तेमाल करते हैं वो आपकी गन्ने से आती है। आयरन जो है, आयरन एंड स्टील का कहाँ से आता है? आपका आयरन ओर से आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं से आ रही हैं, दैट मीन्स रॉ मटेरियल से बनके एक फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, अभी पीपल क्या करते हैं? एम्प्लॉयमेंट देते हैं, समझ रहे हो? मतलब लोग क्या करेंगे? काम करेंगे। सेकेंडरी एक्टिविटी मैन्युफैक्चर ऑफ द प्राइमरी मटेरियल इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट। देखो, आप जो है वो पेड़ काटा आपने, पहला काम। दूसरा काम आपने क्या किया? आप उसमें फिर केमिकल्स वगैरह मिलाएंगे, आप उसमें आपका वो बनाएंगे, पेपर बनाने का प्रोसीजर करेंगे, फिर प्रॉपर तरीके से पेपर बनेगा। तो उसमें आपको कौन चाहिए? लेबर तो चाहिए ना, लेबर उसमें लगेगा। उसके बाद जो आपका मटेरियल है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट, फिनिश्ड गुड। यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर गुड का मतलब है कोई भी प्रोडक्ट जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है। ठीक है, जैसे कि द वर्कर एम्प्लॉयड इन स्टील फैक्ट्री, कार फैक्ट्री, ब्रीवरी फैक्ट्री एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बेकरीज, इन सब में क्या करते हैं? वो लोगों को लगाया जाता है, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उस वहां से वो कुछ ना कुछ अपना वो प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर उसको मार्केट में लाया जाता है और सेल किया जाता है। ठीक है, वी मेनली कंसर्न विद द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज व्हिच फॉल इन द सेकेंडरी। ये सारा जो पूरा प्रोसीजर होता है ना बनाने का, रॉ मटेरियल से किसी भी चीज को बनाने का ये पूरा प्रोसीजर होता है ना,
ये आपका आता है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। देखिए आप तीन चीजें पढ़ेंगे। प्राइमरी सेक्टर, चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहीं पे बता देती हूँ क्योंकि वो चैप्टर का बेस है। अगर आपको वो नहीं समझ आएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी आगे जाके, इसलिए मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देती हूँ। ओके, देखो पहली चीज है आपके लिए प्राइमरी। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? ये बिल्कुल बिल्कुल नीचे वाला स्तर, बिल्कुल निचला स्तर होता है जहां पर इंसान जो है अ, इंसान बिल्कुल नॉर्मल खेती बाड़ी करता है, फार्मिंग करता है। समझते रहो, बिल्कुल कुछ भी उगा रहा है, कुछ भी उगा रहा है वो है आपका प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। यानी कि कौन आता है इसमें? आपकी फार्मर्स। समझ आ गई? दूसरा, अभी ये जो उगा दिया है, कुछ भी जो तुमने उगाया है, इसको लेकर आओगे फैक्ट्रीज के अंदर। भाई जैसे कि आलू है, चिप्स है, ठीक है, पोटैटो से बन रही है, पोटैटो से बन रही है, ये बात हमें समझ आई। आलू से बन रही है, आलू की खेती कौन करेगा? किसान करेगा। किसान आलू को बेचेगा फैक्ट्री के अंदर। फैक्ट्री वाले कहाँ से खरीदेंगे? फार्मर से खरीदेंगे। फार्मर से आलू खरीदने के बाद फैक्ट्री वाले क्या करेंगे? लेबर लगाएंगे और चिप्स बनाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। चिप्स बन जाएगी तो उसे पैकेट में डालेंगे। पैकेट में डालने के बाद उसे कहाँ? मार्केट में देकर आएंगे। और मार्केट से कहाँ जाती है? फिर आती है हमारे पास, शॉप्स के ऊपर आती है, फिर शॉप से हम खरीदते हैं, हमारे पास आ जाती है। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी सेक्टर, जहां आपकी चिप्स बन रही है। ठीक है, क्या हो गया इसमें? मैन्युफैक्चरिंग हो गई, मैन्युफैक्चरिंग, बनना, राइट। ये आपका सेकेंडरी हो गया, राइट। जो तीसरा होता है, ये थर्ड जो आपका टर्शरी होता है, टर्शरी सेक्टर होता है, वो उसके अंदर आपकी आती है सर्विस। सर्विसेज जैसे कि आपका टीचर हो गया, आपका डॉक्टर हो गया, ठीक है, ये सारे आपको सर्विस दे रहे हैं। बात समझ रहे हो? ये सारे आपको सर्विस दे रहे हैं। वही टीचर है, टीचर अभी कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकता। बात समझो, टीचर के पास कुछ है थोड़े वो जो बैठ के सामान बनाएगा अपने घर में? नहीं, उसके पास नॉलेज है, दिमाग है, उसके पास नॉलेज है उसके पास, तो वो क्या करेगा? आपको सर्विस देगा, आपको पढ़ाएगा, आपको एजुकेट करेगा। डॉक्टर आपके लिए हेल्थ केयर, आपकी हेल्थ का ध्यान रखेगा, आपको दवाई वगैरह देगा, आपका ट्रीटमेंट करेगा। तो जो तीसरा आता है वो आता है आपकी सर्विसेज आती है उसके में। तो आई होप आपको यहाँ पर तीनों के तीनों सेक्टर क्लियर हो गए होंगे। पहला प्राइमरी जिसमें कुछ भी हम खेती करते हैं, दूसरा आपका होता है सेकेंडरी जिसमें हम फिर चीजों को बनाते हैं, तीसरा आपका आ जाता है जिसके अंदर सर्विसेज, राइट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्यों हमें मैन्युफैक्चर करना है? देखिए क्योंकि ये जो स्टेप है ना, ये बैकबोन है डेवलपमेंट का। बैकबोन समझ रहे हैं? अगर आप ये कोई भी चीज बनाएंगे नहीं तो आपका देश चल ही नहीं सकता है। समझिए बात। अगर आप एक बात बताइए, आपके घर में आपकी मम्मी बाजार से सब्जियां लाकर अगर आप खाना ना बनाए तो क्या आपकी पूरी जिंदगी ऐसे चल सकती है? चल सकती है? इज इट पॉसिबल कि आपकी पूरी लाइफ बिना खाना आपकी मम्मा ना बनाए और आपकी लाइफ चल जाए? तो दिस इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल। तो आपकी मम्मा क्या है? आपकी घर की बैकबोन है, ठीक है, जो आपको आपके लिए खाना बनाती है ऑल द टाइम, ब्रेकफास्ट भी, लंच भी, डिनर भी। तो वो क्या हो गया? वो क्या है? बैकबोन है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको क्या मिल रहा है? खाना मिल रहा है, आपकी डेवलपमेंट हो रही है। तो समझ रहे हैं कितना ज्यादा जरूरी है ये मैन्युफैक्चरिंग, इतना जरूरी है। देखिए नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो ये कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग द एग्रीकल्चर व्हिच फॉर्म द बैकबोन ऑफ द आवर इकोनॉमी, दे आल्सो रिड्यूस द हेवी डिपेंडेंस ऑफ द पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम। क्योंकि ये जो सेकंड वाला सेक्टर है ना, इसके अंदर है ना ज्यादा मात्रा में लोगों की आवश्यकता पड़ती है। देखिए खेत फसल उगाने के लिए तो 4 आदमी काफी है, लेकिन वही जो है वो 4 आदमी पूरी देश के लिए चिप्स बनाने के लिए या कुछ और प्रोडक्ट बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए काफी नहीं है। उस सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। बात समझ आ रही है? बहुत सारे लोगों की, जैसे कि देखिए सिर्फ एक चिप्स का पैकेट बनाने में कितना ज्यादा लेबर लग रहा है। मार्केट से आलू उठाया, उठाने के बाद उसे साफ किया, पहला साफ करने के बाद उसे काटा, कट करने के बाद उसे फ्राई किया, उसके बाद उसमें वो स्पाइसेस डाले, मसाले वगैरह डाले, फिर उसके बाद उसको उसका वेट किया, फिर उसको पैक किया, पैक करने के बाद सील किया,
तब जाके वो पूरा एक प्रोडक्ट बनता है। तो देखिए कितना लेबर लग रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला जो सेक्टर होता है, ये लोगों को क्या देता है, क्या देता है, रोजगार देता है, एम्प्लॉयमेंट देता है, जॉब देता है लोगों को, ठीक है, इसलिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द प्री कंडीशन ऑफ इराडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री एंड दिस इज द मेन फिलॉसफी बिहाइंड द सेक्टर। ये लोगों को काम देता है जिससे कि वो उनकी पॉवर्टी मतलब गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं, वो लोग अपनी आजीविका चला पाते हैं, ठीक है, उनको काम धंधा मिलता है। ये तीसरा क्या कह रहा है, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड एक्सपैंड द ट्रेड। देखिए अगर आपके पास ज्यादा आलू की चिप्स बन गई है कंट्री के अंदर, तो आप क्या करेंगे, आलू की चिप्स को जाके बाहर बेच देंगे, उससे क्या आएगा आपके देश के अंदर, क्या आएगा, भैया आप कोई चीज बेच रहे हैं तो आपके पास क्या आएगा, पैसा आएगा ना, पैसा आएगा तो आप क्या बनोगे, ज्यादा पावरफुल बनोगे। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं कुछ भी ज्यादा, अगर हम प्रोड्यूस करके मैन्युफैक्चर करके और उसे बाहर की मार्केट में, दूसरे देशों की मार्केट में बेचते हैं, तो हमें क्या पैसा मिलता है, पैसे मिलने के बाद हम क्या बनते हैं, पावरफुल कंट्री बनते हैं। नेक्स्ट, countries that transform their raw material into the wide variety of the finished product and heavier value of the prosperous. India's uh, uh, India's prosperity lies in increasing and diversifying the manufacturing of, ये जो है ना ये बहुत, इसीलिए दैट इज द इम्पोर्टेंट सेक्टर ये है क्योंकि रॉ मटेरियल से एक फाइनल गुड्स को बनाने में मदद करता है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री आर नॉट इन एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। देखिए इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों अलग अलग नहीं है, वो क्या है कि ऐसा कह सकते हैं कि हम दे मूव हैंड टू हैंड, वो बराबर बराबर में हाथ चला के चलती है। देखिए अगर एग्रीकल्चर नहीं तो इंडस्ट्री नहीं चल पाएगी, और अगर इंडस्ट्री नहीं तो एग्रीकल्चर का करने का क्या ही काम है। एग्जाम्पल देती हूँ कि आपको आलू की चिप्स बनानी है, देखिए अगर किसान आलू उगाएगा ही नहीं तो आप चिप्स बनाएंगे कहाँ से, इंडस्ट्री चिप्स बनाएगी कहाँ से। और मान लिया कि अगर चिप्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर वो जो आलू उगाया है उसका क्या काम होगा, हो गया ना। तो दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। इसीलिए इसे बोलते हैं एग्रो इंडस्ट्रीज। क्या बोलते हैं, एग्रो इंडस्ट्रीज, जो कि बूस्ट अप करती हैं एग्रीकल्चर को और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती हैं, ठीक है। इसको इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या है कि ये सारी फैसिलिटीज हम इरिगेशन पंप, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अच्छी खेती कर सकें, ठीक है। प्रोडक्शन बट ऑल्सो द मेड ऑफ very efficient. It is in the present day, the world of globalization and industry need to be more efficient and competitive and self-sufficacy also not in the long enough. Manufactured good must be at per the quality with those of the international market. Only with we will able to compete in the national market, international market. देखिए आपने चिप्स बनाया, अभी सिर्फ एक लौती आपकी कंपनी तो चिप्स बना नहीं रही है, इंडिया के अंदर हजारों, थाउजेंड नंबर में इतनी कंपनियां हैं जो कि आलू की चिप्स बना रही हैं। तो भाई आपकी आलू की चिप्स के अंदर और दूसरे वाली कंपनी के आलू की चिप्स के अंदर ऐसा क्या मतलब होगा जो कि आपकी जो है चिप्स वो ज्यादा बिकेगी और दूसरे वाले की कम बिकेगी। तो इसीलिए ये कहते हैं कि क्वालिटी जो है वो बहुत मैटर करती है, आपकी जो जो भी प्रोडक्ट आपका बन रहा है उसकी सेलिंग पे, उसको बेचने पे, उसकी डिमांड पे ज्यादा मैटर करती है कि आपकी क्वालिटी है कैसी। ओके, देखिए कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस्ट्री टू द नेशनल इकोनॉमी। ये जो इंडस्ट्रीज हैं कैसे नेशनल इकोनॉमी बढ़ा रही है, देखिए जीडीपी, ऑफ कोर्स जीडीपी बढ़ा रही है, जैसे कि द टोटल ऑफ द 27% फॉर द इंडस्ट्रीज व्हिच इंक्लूड 10% फॉर माइनिंग, क्वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। दिस इज मच लोअर इन कंपैरिजन टू द ईस्टर्न एशियन। देखिए जो अभी हम जीडीपी इस्तेमाल करते हैं अपने एग्रीकल्चर पे वो भले ही काफी कम है, लेकिन क्या देखिए क्या होता है कि जब इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन ज्यादा हो गए और हम उसे बाहर की कंट्रीज में सेल करते हैं, बेचते हैं, तो क्या होता है कि उससे हमारी जो इकोनॉमी है वो डेवलप होती है, वो बूस्टअप होती है, क्योंकि हमें बाहर से पैसा मिलता है या बाहर से हम कुछ और इंपोर्ट करके कोई भी सामान ले आते हैं, ठीक है। With the appropriate policy intervention by the government and renewed effort by the industries to improve the productivity, economics product that manufacturer can achieve the target over the next decade, and the National Manufacturing Competitive Council have been set up for this. ये जो है ना नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल, ये सिर्फ यही चीजें देखती है कि कौन सी चीज का प्रोडक्ट कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, किस रेट पे उसे बेचा जा रहा है, ये सब। इंडस्ट्रीज की लोकेशन कहाँ पर होनी चाहिए, देखिए ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। ये
ये वहां होनी चाहिए जहां पर आपको मटेरियल मिले, रॉ मटेरियल की, जहां से आपको आलू मिले। अगर आलू की चिप्स फैक्ट्री लगानी, चिप्स की फैक्ट्री लगानी है, तो जहां से आपको आलू मिले, जहां लोग मिले आपको, सस्ता काम काम करे आपके लिए, पैसा होना चाहिए आपके पास, पावर होनी चाहिए, या उसी के बिल्कुल पास में मार्केट पड़ती है। तो आप क्या करोगे, आप बिल्कुल पास, जैसे मान लो ये आपकी फैक्ट्री, let's say this is your factory, this is your factory, right? इधर जो है वो आपको बहुत सारे लेबर मिल रहे हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, यहाँ पे खेती करते हैं, ये है एग्रीकल्चर। तो आप, और ये है ना, इधर ये आपकी मार्केट, ये आपकी मार्केट, ठीक है। तो देखिए ये आपकी फैक्ट्री है, क्या करोगे आप, एग्री यहाँ से आलू को उठा के यहाँ ले आओगे जल्दी से, पास में है। उसके बाद ये लोग इस पर काम करेंगे, आपने चिप्स बना ली, चिप्स चिप्स को उठा के यहाँ मार्केट में लाके बेच दो, और यहीं से ही फिर दूर 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 पूरी कंट्री के अंदर यही ये कहीं और जाके बेचेंगे, और इससे पूरी कंट्री के अंदर जो है वो प्रोडक्ट फैलता है। आई बात समझ, तो इस तरीके से लोकेशन होनी चाहिए किसकी, इंडस्ट्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिटी के बिल्कुल नियर होनी चाहिए, इससे क्या होता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन या अर्बनाइजेशन ज्यादा होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, लेबर, इंश्योरेंस, कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, ये सारी जो सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं। एंड मैनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर टू मेक यूज ऑफ द एडवांटेजेस ऑफर्ड बाय द एग्लोमरेशन इकोनॉमीज, जनरली अ लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन टेक प्लेस। देखिए क्या होता है कि मान लो अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं ना, और आप ही के बगल में दूसरा इंसान भी फैक्ट्री लगाना चाह रहा है, तो क्या आपके साथ मिलके वो पार्टनरशिप कर लेगा, और आप दोनों का बिजनेस जो है ना वो दूर तक फैलेगा, ठीक है। जैसे कि देखिए ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्री, आउटपुट, ट्रांसपोर्ट एंड फैक्ट्री, ये, और यहाँ से फिर आपको देखो पैसा आ रहा है, ठीक है। कैसे इंडस्ट्री काम करती है वो। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री देखिए, कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट, उसके बाद डिसीजन ऑफ द लोकेट ऑफ द फैक्ट्री साइट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट द साइट, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल के बेसिस पे आपको कौन कौन से कहाँ कहाँ पर लगानी चाहिए फैक्ट्री। देखिए एग्रो बेस्ड, जहां से आपको एग्रीकल्चर मतलब कोई भी खेती, कोई भी सामान खेत में उगाया जाएगा और वो बिल्कुल आपके पास नियर बाय से आ जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट। जैसे कि आपका कॉटन हो गया, वुलन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, ये कहाँ खेत में उगते हैं। फिर उसके बाद होती है आपकी मिनरल बेस्ड, ठीक है। मान लो आपको अलमारी बनानी है, तो भाई आप जहां पर कॉटन उगता है या जूट उगता है या सब्जियां उगती है, वहां पर क्यों फैक्ट्री लगाओगे, नहीं लगाओगे ना, इट्स अ कॉमन सेंस। तो आप कहाँ लगाओगे, जहां पर से आपको जमीन के अंदर से आयरन या स्टील या ये सारी चीजें ज्यादा मिलेंगी, आप वहां पे फैक्ट्री लगाओगे। क्या मेन रोल है इनका, देखो इंडस्ट्रीज आर दोज व्हिच सप्लाई देयर प्रोडक्ट हैज द रॉ मटेरियल टू द मैन्युफैक्चर एंड अदर गुड, एंड आयरन एंड स्टील, कॉपर, स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम, स्टील स्मेल्टिंग, ठीक है। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर, शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, ये हो गया सेविंग मशीन एंड पैन एटसेट्रा, ओके। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे अगर हम बात करें तो स्मॉल स्केल, छोटे पैमाने पर होती है, जैसे कि एक परचून की दुकान हो जाती है। उससे बड़े लेवल की अगर मैं बात करूं तो आप और अच्छी बड़ी दुकान खोल लेते हैं। फिर अगर और उससे बड़ी बात मैं करूं तो आप बीकेडी टाइप खोल लेते हैं, बनिए की दुकान, बहुत बड़ा एकदम शोरूम, मॉल मॉल टाइप। तो डिपेंड किया आप इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं, ठीक है, कितना पैसा लगा रहे हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, किसका होगा, मालिक कौन होगा, ठीक है, या तो पब्लिक, किसी इंसान ने पब्लिकली किया हो, ठीक है, या जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री जिसमें गवर्नमेंट भी आपका मदद कर रही है और आप खुद भी मदद कर रहे हैं, जैसे कि आपका ऑयल लिमिटेड इंडिया जो कंपनी है वो एक सेमी गवर्नमेंट है कि जिसमें आप इंसान का भी अपना प्रॉफिट है और गवर्नमेंट का भी अपना प्रॉफिट है, ठीक है। और फिर आता है आपका कॉपरेटिव सेक्टर, इसमें क्या होता है कि ये
ये ऑपरेट किया जाता है बाय द प्रोड्यूसर एंड द सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल। ठीक है, जो प्रोड्यूस कर रहा है वो भी काम करता है और जो सप्लाई कर रहा है वो भी काम करता है, दोनों मिलजुल के काम करते हैं। इसी को ही तो बोलते हैं कोऑपरेटिव। दो जने कोऑपरेट करके कोई भी काम कर रहे हैं उसे बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ द रॉ मटेरियल आर फिनिश्ड गुड। heavy industry heavy industries such as iron and steel, light industry that use light raw material and produce light good such as electrical good and industries। ओके, देखो जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्रो बेस्ड कौन कौन सी हो सकती है, ये सारी हो सकती है। मैंने अभी बताया है कि वुड, वुलन, टेक्सटाइल, शुगर, सिल्क, जूट, कॉटन, ये सब। ठीक है, देखिए क्या होता है कि फाइबर होता है, सबसे पहले तो फाइबर रेशे का प्रोडक्शन करना होता है, उसके बाद उसकी स्पिनिंग की जाती है, उससे धागा बनता है, धागा बनने के बाद उस धागे से आप कपड़ा बनाते हैं जिसे हम फैब्रिक बोलते हैं। वीविंग एंड निटिंग प्रोसेस है ये। फिर उसके बाद उसकी कलरिंग करते हो, उससे फिर क्लोथ बन जाता है प्रॉपर, फिर उसको सिलवा लेते हैं तो आप उसे वेयर करने लायक हो जाता है। ठीक है, अगर मैं प्रॉपरली टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करूं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री समझते हैं ना, जहाँ पे कपड़ों का उत्पादन होता है, तो देखिए द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑक्यूपाई यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी बिकॉज इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड द फॉरेन एक्सचेंज। क्योंकि ये सारी चीजें के लिए कंट्रीब्यूट करता है, जिसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी आता है, आपका एम्प्लॉयमेंट देने में भी, मतलब ये जो फैक्ट्री है ना, ये मान लो किसी ने भी ये फैक्ट्री लगाई तो ये लाखों लोगों को तो काम देगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट देगा, फॉरेन एक्सचेंज करेगा, उससे बाहर अपना सामान बेचेगा तो क्या होगा, अंदर पैसा आएगा ना अपने देश के अंदर। तो ऐसे ही इट इज द ओनली इंडस्ट्री इन आवर कंट्री विच सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू। अगर जैसे कॉटन की टेक्सटाइल की जो फैक्ट्री है या कंपनी है, उसमें क्या है कि जो कॉटन टेक्सटाइल वर प्रोड्यूस विद द हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम, इनसे आप कपड़ा बनाते हैं और फिर उसे बाहर मार्केट में ले जाके बेचते हैं या अपने यहाँ पे भी बेचते हैं। जैसे कि कॉटन का कपड़ा हो गया, प्योर खादी हो गया, ये सब। जो पहले के अगर हम बात करें तो कॉटन टेक्सटाइल जो है बहुत पुराना एक सेंटर रहा है महाराष्ट्र में या गुजरात में, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा जो है अवेलेबिलिटी रही है कॉटन की, कॉटन मार्केट की, ट्रांसपोर्ट की। ठीक है, तो ये सब हमने एक पर्टिकुलर क्या करते थे, ये प्रॉपर एग्रीकल्चर, this industry has a close link with the agriculture and provoke a living to farmers। ये क्या करते थे, बिल्कुल वहां खेत से ही वो कॉटन बॉल उठा के फिर उसकी स्पिनिंग गिनिंग ये कर वीविंग करते थे और फिर कपड़ा बना के उसका प्रॉपरली डिजाइन वगैरह लगा के डाइंग करके, उसमें डाइंग और डिजाइनिंग करके पैक करके सिलवा के फिर उसके बाद उसको बेचते थे मार्केट के अंदर, सेल करते थे। ठीक है, the industry for creating decimal support many other industries such as chemical and dyes, packaging, material and engineering work. While spinning continues to be centralized in the Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu, weaving in the high decentralized to provide the scope for incorporating traditional skills, sign of the weaving in the cotton, silk sari, embroidery, etc. And the India has won classes production in the spinning। तो इंडिया के अंदर जो है ये जरी की साड़ी, सिल्क की साड़ी, ये जो एम्ब्रॉयडरी, ये सारे वर्क पहले से ही बहुत प्रोमिनेंट रहे हैं। जो कि पहले जो महात्मा गांधी जी थे वो भी हैंडलूम पर, पावर लूम पर, मील्स पर जो है वो क्या करते थे अपना कपड़ा बनाते थे। ये उन्होंने सीख ही ये दी थी लोगों को। ठीक है, कि हमें अपना कपड़ा खुद बनाना चाहिए, हमें बाहर की फैक्ट्रीज पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, ये सब उन्होंने ही बताया था हमें। इसीलिए उन्होंने कपड़ा बनाने की शुरुआत की और वो खुद खादी का कपड़ा पहनते। देखिए, द हैंडस्पन खादी प्रोवाइड द लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू द व्यूअर। और हमारे देश में आज के टाइम पे भी ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हाथ से कपड़ा बनाते हैं एंड दैट इज वाई वो बहुत कॉस्टली होता है। और उस ये सेक्टर क्या करता था कि बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता था। अब कपड़ा जो है वो पहनने की जरूरत है, ठीक है, एक बेसिक नीड है ये कि इंसान कपड़ा तो पहनेगा ही ना। तो क्या करते थे, इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये लार्ज स्केल पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है वीवर्स को, बुनने वालों को। ठीक है, इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट यार्न टू जापान। अदर imports of the cotton goods from India are USA,
UK, Russia, France, East European countries, Nepal, Singapore, Sri Lanka, and American continent countries. We have a large share in the world trade of the cotton yarn. Our spinning mills are competitive at the global level and capable of using all the fiber we produce. The weaving, knitting, and the processing unit can't use much of the high quality yarn that is produced in the country, and there is some large quantity of the modern factories for these segments. तो प्रॉपरली ये देखिए, ये दिस इज वेरी गुड. ये जो ब्लैक वाला है ये आपकी कॉटन एक टेक्सटाइल है. ये लोकेशन एज इट इज आपसे पूछी जा सकती है, जैसे कि औरंगाबाद हो गया, उज्जैन हो गया, देवास हो गया, इंदौर हो गया, जालंधर हो गया, औरंगाबाद हो गया, मुंबई, पुणे, पोरबंदर, राजकोट, ठीक है, कोयम्बटूर, मदुरई, कोरा, हुगली, कह सकते हैं आप कानपुर, मुर्शिदाबाद. ये सारे आपके लोकेशन किसके हैं? कॉटन के हैं. अगर मैं बात करूं इसकी वूलन टेक्सटाइल की, तो ये आपकी है अमृतसर हो गया, लुधियाना, पानीपत, गुरुग्राम, जयपुर, ग्वालियर, बीकानेर, ठीक है, अहमदाबाद, बेंगलोर आपका हो गया, ठीक है, ऐसे ही वाराणसी, ये मिर्जापुर हो गया, ठीक है. और इफ आई टॉक अबाउट द सिल्क टेक्स्ट, तो आपका ये हो जाएगा, सिल्क टेक्स्ट में आपके ये बहुत सारे आ जाएंगे. ये देखिए, ये वाला देखिए, यहाँ पे आपका मैसूर हो गया, या आपका कोलर हो गया, ठीक है. एंड हियर इज वन मोर, बंकुरा हो गया, राइट. और आपका मुर्शिदाबाद भी है. उसके बाद आपका ये यहाँ श्रीनगर पड़ता है, या श्रीनगर हो गया, एंड दिस योर अनंतनाग, बारामूला, ये सारे आपकी लोकेशंस हैं. ओके, तो ये इन सबको आप देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है आपके मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, चलिए. Although we have made significant increase in the production of the good quality long staple cotton, we need to import the machinery, need to upgrade in the weaving and processing sectors, particularly on the other problem, low output of the labor and stiff competition with the synthetic fiber industry. देखिए, ये जो है इंडस्ट्रीज, इनमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आती है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. लेकिन क्या है कि आज के टाइम पर जैसे कि लेबर बढ़ रहा है, लेबर का दिमाग बढ़ रहा है. देखिए, तो क्या दिमाग बढ़ रहा है लोगों का, तो क्या करते हैं वो मॉडर्नाइजेशन लेकर आते हैं इन सारी चीजों में, कि हमें नए टाइप का कपड़ा बनाना चाहिए, आज की डिमांड ये है. तो इस तरीके से इम्प्रूवमेंट डे बाय डे जो है वो हो रहा है, ठीक है. जूट टेक्सटाइल की हम बात करें तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का. ओके, इंडिया क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का. जूट गुड्स एंड स्टैंड एट द सेकंड प्लेस इज द एक्सपोर्ट. आफ्टर एक्सपोर्ट भी करता है इंडिया, बांग्लादेश के बाद सेकंड प्लेस पर है. जो इसकी मिल्स है वो मोस्टली कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में. वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में है. जैसे कि आपका हुगली रिवर के आसपास हो गया, क्योंकि ये पानी में उगता है. सबसे इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये पानी के अंदर उगता है, पानी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए. Factors responsible for their location in the Hooghly are proximity of the jute producing areas and inexpensive water transport. देखो, मैंने कहा ना कि पानी की बहुत जरूरत होती है, पानी का सपोर्ट चाहिए, तो इसीलिए ये पानी की जगह पर हुगली रिवर वहां से बहती है, इसीलिए वहां पर बहुत सारी फैक्ट्रीज लगाई गई, जैसे कि आपका वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, ये सब आपका बिल्कुल जो नदी के किनारे लगाई गई है, ताकि वहां से हम लोग क्या करें, जूट बना के जूट को एक्सपोर्ट कर सकें. चैलेंजेस क्या है इसमें, देखिए, स्टिफ कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ठीक है. क्यों, जैसे बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, इजिप्ट, थाईलैंड. हाउएवर द इंटरनल डिमांड हैज बीन इंक्रीज ड्यू टू, देखिए इंटरनल डिमांड भी बढ़ गई है, इसकी वजह से हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं. बात समझ रहे हैं, हमारी कंट्री में खुद इतनी डिमांड बढ़ गई है जूट की कि हम बाहर क्या ही एक्सपोर्ट करेंगे, हम अपनी नीड को पूरा कर ले तो वो बड़ी बात हो जाएगी. तो मेन मार्केट एरियाज कौन कौन से है, जैसे कि यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, घाना, सऊदी अरेबिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे, ठीक है. इसी प्रकार से अगर हम शुगर इंडस्ट्री की बात करें तो देखिए, ये क्या है, सेकंड है एज द वर्ल्ड प्रोड्यूसर शुगर, बट ऑक्यूपाई द वेरी फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गौर एंड खाद स्टार्ट.
the raw material used in the industry in a bulky and a haulage sucrose content reduces and the meal are located. ये सारी चीजें जो है बिल्कुल, क्या देखिए क्या है कि अगर आपका जो गन्ना है, शुगर केन है, आपकी फैक्ट्री मान लो और खेत से दूर होगी ना, तो आपका जो गन्ना है ना वो सड़ जाएगा, वो गन्ना जो है वो पूरा खराब हो जाएगा जब तक आप उसे फैक्ट्री में लेकर। तो इसीलिए इनको भी जो फैक्ट्रीज हैं बिल्कुल नियर बाय लोकेट करके, जहाँ मील्स होती हैं उन्हीं के पास में ही रखा जाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र ये मेन सेंटर है। 60% मील उत्तर प्रदेश के अंदर और बिहार के अंदर पाई जाती है, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। तो इसी, और ये मेनली कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है क्योंकि सीजन के ऊपर वो कर, सीजन देखिए शुगर केन जब गन्ना उगता है तो उसका एक सीजन होता है, ऐसा नहीं कि वो 12 महीने उगता है, प्रॉपर एक सीजन में उगेगा। तो उस टाइम पे जो है वो ये जो है वो सीजन बेस्ड आपका प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रियल वर्क करेगा। In recent year, there is a tendency for the meal to shift and concentrate in the southern and the western state, especially the Maharashtra, and this is because the cane produce higher sucrose content and the cooler climate also ensure a long crushing season, and moreover the cooperative are more successful in these sector। इसीलिए इसको बोलते हैं कि कोऑपरेटिव जो है वो इंडस्ट्री लगाते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसके अंदर काम बहुत ज्यादा होता है, एक पर्टिकुलर सीजन में ये उगाया जाता है, तो बहुत ज्यादा काम हो जाता है कि आप अगर इसे लॉन्ग लास्टिंग ज्यादा समय तक रखेंगे तो आपका पूरा गन्ना सड़ जाएगा, इससे है आपका शुगर नहीं बनेगा, शुगर नहीं बन पाएगा फिर, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम तक ही आप इसको काटने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। मेजर चैलेंजेस क्या है? सीजन बेस्ड है, सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि ये सीजन बेस्ड है। ओल्ड इनएफिशिएंट मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं प्रोडक्शन के लिए, ट्रांसपोर्ट डिले हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी जो है वो प्रॉब्लम्स है कि क्या क्या दिक्कत आती है इस प्रॉपरली इस इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री आपकी क्या होती है? देखिए इसमें हम क्या कहते हैं कि मिनरल बेस्ड में आपका आयरन स्टील की प्रॉपरली इनकी जो इंडस्ट्रीज होती है इनके बारे में बात करते हैं। देखिए आपका आयरन है, स्टील है, ये बेसिक इनकी जो इंडस्ट्रीज है वो बहुत हैवी, मीडियम और लाइट, ये डिपेंड करती है कि मशीनरी कैसी इस्तेमाल हो रही है। जैसे कि स्टील है, नीड टू मैन्युफैक्चर द वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, बहुत सारे हमें मशीन बनानी है भाई स्टील और आयरन से, तो दैट इज वाई स्टील की बहुत डिमांड रहती है। जैसे डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स बनाने में, हमारे व्हीकल बनाने में, आजकल सब कुछ तो हमारा इसी स्टील से बना हुआ है, तो इसीलिए इसकी जो प्रोडक्शन है वो भी और कंजप्शन है वो भी बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। आयरन एंड स्टील इज वेरी heavy industry because all the raw material as well as the finishing product are very heavy and bulky। क्यों हम इसे हैवी इंडस्ट्री बोल रहे हैं? जस्ट बिकॉज क्योंकि जो इसका रॉ मटेरियल है, जो एक्चुअल में आयरन है, स्टील है, वो ऑलरेडी हैवी है, काफी वजनदार है ना, और जब आपका कोई भी इन से मिला हुआ सामान बनता है तो वो भी आपका क्या है, बहुत हैवी ही होता है, ठीक है। आयरन और कुकिंग ऑयल एंड लाइमस्टोन आर रिक्वायर्ड टू द रेशियो ऑफ दिस, ये पूछता नहीं है वैसे भी, ठीक है। सम क्वांटिटी ऑफ द मैग्नीज आल्सो रिक्वायर्ड। क्या है कि बहुत सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आयरन से बोल दिया तो आयरन से बनेगा, नहीं, मैग्नीज भी इस्तेमाल होता है, बॉक्साइट भी इस्तेमाल होता है, तो बहुत सारी चीजें इस्तेमाल होती है ताकि स्टील को और ज्यादा हार्ड बनाया जा सके। 2019 में 11 million tonnes of the crude steel production, India ranked second among the world crude steel producer। इंडिया की रैंक सेकंड थी 2019 में स्टील प्रोडक्शन में। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द स्पॉन्ज आयरन, एंड इन 2019 पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ द फिनिश्ड स्टील इन द कंट्री वाज वेरी वेरी हैवी। ये देखो इतना, ठीक है, इतना अकेला हमने प्रोडक्शन किया था, ये आपको प्रोडक्शन दिया हुआ है, इतने में इतना टन, इतना मिलियन टन, इतना मिलियन टन। Why is per capita consumption of the steel so low in India? क्यों? हर एक, अगर पर कैपिटा समझते हैं, इंसान की बात करते हैं हम, पर कैपिटा इनकम कितना हुआ, अरे इंसान की इनकम कितनी, ठीक है, तो ऐसे ही पर कैपिटा हम ये बोलते हैं। देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू प्लांट, ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू प्लांट,
आपने क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है रॉ मटेरियल का। प्लांट ये वो वाला पौधे वाला प्लांट नहीं है, वो वाला प्लांट है जहां पर आप फैक्ट्री लगा रहे हो। आयरन को मेल्ट किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उससे जो भी कूड़ा कचरा है वो रिमूव किया जाता है, हीट किया जाता है उसे। फिर उसमें से देखो मोल्टन मटेरियल पोर्ड इनटू द मोल्ड कॉल्ड पिग। पिग आयरन एक तरीके का आयरन है। फिर उसके बाद से स्टील मेकिंग का प्रोसेस शुरू होता है, उसे प्योरीफाई किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद इम्प्योरिटीज को सभी को अलग किया जाता है, उसके अंदर फिर मैग्नीशियम निकल क्रोमियम ये सब ऐड किया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद देखो उसको प्रेस किया जाता है, रोल किया जाता है, एंड फिर उसके बाद एट द एंड आपको प्रॉपर मटेरियल मिलता है अपना। ओके, प्रॉपर फाइनल मटेरियल मिलता है। ये आपकी कुछ लोकेशन है आयरन एंड स्टील की, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे रिमेम्बर कर लेना। ये देखिए, ये आपका है सालेम, भद्रावली, विजयनगर, विशाखापट्टनम, भिलाई, रूरकेला, जमशेदपुर, बोकारो, कानपुर, दुर्गापुर, ठीक है। एज इट इज पेपर में पूछेगा आपसे। देखिए, most of the public sector undertaking market their steel through Steel Authority Limited, and India China produce almost the same quantity of steel। ठीक है, इंडिया और चाइना पहले करते थे, लेकिन आज के टाइम पे रेशियो जो है वो अलग हो गया। चाइना जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का। चाइना इज ऑल्सो द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द स्टील। सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी ये है और कंज्यूमर भी यही है। बनाता भी सबसे ज्यादा यही है और इस्तेमाल भी सबसे ज्यादा यही करता है। छोटा नागपुर प्लेटू रीजन हैज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन द आयरन एंड द स्टील इंडस्ट्री। सबसे ज्यादा आयरन कहाँ मिल रहा है, आप पता चल गया होगा कहाँ पर। चलिए आप लिस्ट अप कीजिए, मैं आपको कमेंट एक क्वेश्चन देती हूँ, आपके लिए क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि कॉटन, जूट, आयरन कहाँ मिलता है। मेजर लोकेशंस लिखनी है, मेजर लोकेशन। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे अपना आंसर, ओके। उसके बाद ये देखो, छोटा नागपुर प्लेटू में आपको मिलता है, काफी ज्यादा कंसंट्रेशन ज्यादा हाई होती है इसकी। फिर उसके बाद लो कॉस्ट आयरन गोल्ड, हाई ग्रेड आयरन, रॉ मटेरियल, प्रॉक्सिमिटी, चीप लेबर, ये सब हमें चाहिए होता है फैक्ट्री लगाने के लिए। सस्ता लेबर मिल जाए भाई, अच्छी जगह मिल जाए, फैक्ट्री अच्छी बन जाए, उसके बाद नियर बाय मिल जाए, लेबर मिले, सस्ता लेबर मिले, तो ये सारी हमारी डिमांड होती है बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है। वी ऑल्सो इम्पोर्ट गुड क्वालिटी ऑफ द स्टील। हम क्या करते हैं, हम स्टील को इम्पोर्ट भी करते हैं। देखिए, जो हमारे देश में नहीं बन पाता ना, हम उसे बाहर से क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। और जो हमारे यहाँ पे बहुत प्रीशियस होता है ना, जो हम बना पाते हैं इजिली, उसको हम क्या करते हैं, बाहर जाके बेच देते हैं, वहां से हमें पैसा मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। Liberalization and foreign direct investment have been a boost to the industry with the effort of the private entrepreneurs. There is a need to allocate the resources of the research and development to the produced steel more competitively. देखिए, ये पूरा आयरन के बारे में हमने पढ़ा था। अब एल्यूमिनियम को पिघलाना, स्मेल्टिंग समझते हैं ना, स्मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलाना। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटरोलॉजिकल इंडस्ट्री है ये इंडिया के अंदर। कंडक्टर, गुड कंडक्टर होता है, उसके बाद मेलेबल होता है, ठीक है, और बहुत स्ट्रांग भी होता है। देन इसको इस्तेमाल किया जाता है कहाँ पर, बताओ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है इसको, बताइए जरा कहाँ इस्तेमाल किया जाता है इसको। इसको इस्तेमाल किया जाता है आपका, देखिए, एयरक्राफ्ट बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में, वायर बनाने में हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। और पॉपुलरली इसका जो सब्स्टिट्यूट है स्टील का, वो कॉपर है, जिंक है, लेड है, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज है बहुत सारी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स कहाँ कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर है, वेस्ट बंगाल के अंदर, केरला के अंदर, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के अंदर। बॉक्साइट की अगर हम बात करें, वो एक रॉ मटेरियल है, ठीक है, और बहुत डार्क रेडिश कलर का होता है, रॉक से निकलता है। फ्लो चार्ट ये रहा देखो, जैसे कि ये बॉक्साइट है, फिर उसके बाद इतना एल्यूमिनियम बनता है और इससे एल्यूमिना बनता है 2 टन, और फिर एक टन उसमें से एल्यूमिनियम निकलता है। तो ये रेगुलर प्रॉपर सप्लाई होती है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है केमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है। केमिकल इंडस्ट्रीज में हमें फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पढ़नी है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पढ़नी है, सीमेंट इंडस्ट्री पढ़नी है, थर्मल, वाटर पोल्यूशन, ये सारी चीजें हमें देखनी है ये। उसके बाद हम
में मैप देखेंगे, ठीक है। देन ये सारी चीजें हम कवर करेंगे धीरे धीरे हमारे। देखिए ये वाला जो पूरा पार्ट रह गया ना हमारा, जिसमें हमें ये सारे केमिकल इंडस्ट्री से शुरू करना है, यहाँ से शुरू करना है केमिकल इंडस्ट्री से। तो हम इसे शुरू करेंगे पार्ट 2 के अंदर, ठीक है। मिलते हैं आपसे पार्ट 2 के साथ जल्द ही। आप पार्ट 1 देख के अपने पूरे डाउट्स क्लियर कर लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। अगर कोई इशू आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है उसका भी जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इससे आप चीजें लॉन्ग रन के लिए याद रख पाएंगे, ठीक है, और हमेशा के लिए आपको लर्न हो जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।